तुर्की અને સિરિયામાં વિનાશકારી ભૂકંપથી ચારે તરફ તબાહી છે। અત્યાર સુધીમાં ભૂકંપથી મૃત્યુઆંક 10,000 ને પાર થઈ ગયો છે, જ્યારે 25,000થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત છે અને સારવાર લઈ રહ્યા છે। 23 કરોડથી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા છે। ભૂકંપ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં 3 મહિના ઇમરજન્સી જાહેર કરાઈ છે। એટલું જ નહીં, 300થી વધુ આફ્ટર શોક્સ પણ સતત આવી રહ્યા છે। 6,000થી વધુ ઇમારતો જમીનદોસ્ત થઈ છે। तुर्की सीरिया में भूकंपग्रस्त विस्तारों वायरल थयेला वीडियो में चारे तरफ इमारतों काटमाळ, मृतदेहों ढगला, इजाग्रस्त लोग जोवा मळी रह्या छे। विश्वना 70 देशों और 14 आंतरराष्ट्रीय संस्थाओं राहत बचाव कामगीरी शुरू करी है, पण वरसाद और हिमवर्षाना कारणे बचाव कामगीरी में પડકારો में વધારો थयो छे, जेने लईने विश्व आरोग्य संस्थाए मृत्युआंक 20,000થી વધુ થવાની આશંકા વ્યક્ત કરી। ફક્ત તુર્કીના જ ઇમરજન્સી વિભાગના અંદાજે 25,000 જેટલા કર્મચારીઓ રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં જોડાયેલા છે। ઉત્તરી સિરિયામાં એક ઘરના કાટમાળમાંથી નવજાતને જીવિત બચાવવામાં આવ્યો। ભારત દેશના જવાનો અને મેડિકલ સ્ટાફ પણ બચાવ કામગીરીમાં लाग्યા છે। મંગળવારે ભારતે તુર્કીમાં 4 સૈન્ય વિમાનોમાં ડોગ સ્ક્વોડ, સેનાના ફિલ્ડ હોસ્પિટલ અને રાહત સામગ્રીની સાથે બચાવ દળ મોકલ્યો। ભારતે આઈએફના એક વિમાનમાં 45 સભ્યોની મેડિકલ ટીમને પણ રવાના કરી। पहले तक तुर्की का नूरदागी शहर एक हंसता खेलता फलता फूलता शहर था। 40,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन भूकंप की मार ने इस शहर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख दी है। यहाँ पर मकान टूट चुके हैं और इसीलिए यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो टेंटों में रहने को मजबूर हैं। आप देखें किस तरीके से यहाँ पर एक टेंट शहर बसता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर लगातार यहाँ पर इस तरीके से टेंटों की आबादी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो भी लोग वहाँ से निकल रहे हैं उन्हें इस तरीके से अस्थायी शेल्टर्स के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। आप देखिए ये लोग टर्किश के अंदर बोल रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये सवाल हैं, ये जो मांग है ये सरकार से है, जो राहत एजेंसियां हैं उनसे है कि इनकी मुश्किलों को कम किया जा सके, क्योंकि इस तरीके से छोटे बच्चों के साथ में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, सब लोग जो हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, दूध पीते बच्चे हैं जो कि गोद में है माओं की, लेकिन वो मजबूर हैं टेंटों में इस कदर रहने के लिए, जबकि तापमान का पारा यहाँ माइनस से नीचे जाता है। पहाड़ों पर अब भी आसपास बर्फ जमी हुई है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे में कि अपने घरों में हीटिंग सिस्टम जहां इनके हुआ करता था, 2 दिन पहले तक जब भूकंप आया उसके पहले तक सब कुछ सामान्य था। इस शहर के अंदर लोग सुकून से रह रहे थे, अपने अपने घरों में रह रहे थे, लेकिन इस जलजले ने तमाम तस्वीर बदल के रख दी है। और इस तरीके से अब यहाँ पर टेंट जो सिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, एक पूरी टेंट सिटी के अंदर तब्दील हो गया है ये पूरा नूरदागी शहर, क्योंकि अधिकतर आबादी अपने घरों में नहीं रहना चाहती है, क्योंकि घर अब अनसेफ हो चुके हैं, घर टूट चुके हैं, उनमें दरारें आ चुकी हैं। और उन दरार वाले घरों के अंदर सबसे बड़ा संकट इसी चीज़ को लेकर है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स जो आ रहे हैं, रह रहकर जो झटके आ रहे हैं, उन झटकों के कारण जो घर हैं वो और असुरक्षित हो गए हैं। और इसीलिए हर कोई इस तरीके के टेंट के शहरों के अंदर, टेंट के जो बसाहटें हैं उसके अंदर रहने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है, लगातार जो एड एजेंसीज हैं, जो मदद करने वाले हाथ हैं, उनकी कोशिश ये ही है कि इन लोगों के लिए यहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई जा सके। जो टेम्प्रेरी शेल्टर हाउसेज हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, कंटेनर हाउसेज जो हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं, वो भी तब्दील यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बेहतरी के साथ में उन्हें पुनर्स्थापित किया जा सके, उनका पुनर्वास किया जा सके। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, वक्त लंबा हो सकता है, और ये वक्त ख़ास तौर पर इन मासूम बच्चों के ऊपर, बूढ़े लोगों के ऊपर, और ख़ास तौर पर ये जो आबादी यहाँ पर रहती है इसके लिए बेहद भारी वक्त है, क्योंकि महज कुछ घंटों ने उनकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, नूरदागी, एबीपी न्यूज़। भूकंप प्रभावित इलाकों के अंदर सबसे पहली चुनौती और सबसे पहली प्राथमिकता होता है राहत सामग्री और बचाव टीमों को पहुंचाना, लेकिन ऐसे में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर उन इमारतों से निकले हुए मलबे के कारण जो कि सड़कों तक फैल जाता है। और इस समय यहाँ पर वही कोशिश हो रही है, इन बड़ी हैवी मशीनरी के जरिए कोशिश हो रही है कि इस मकान से जो मलबा सड़क पर आया है उसे हटाया जा सके, ताकि यहाँ से जो दस्ते मदद के लिए आगे जा रहे हैं वो आगे तक मदद पहुँचा सकें, क्योंकि आगे कई इमारतें टूटी हुई हैं, वहाँ भी मलबा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। और इस मलबे को हटाने की जो तमाम कवायद है इस पूरे इलाके के अंदर चल रही है, क्योंकि लगातार ये आसपास पूरे इलाके के अंदर इसी तरीके से मलबे में तब्दील हुए मकान जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से, ये एक 2 मंजिला मकान था जो इस समय पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है, ये भरभरा कर नीचे आ चुका है, और ये सब कुछ
कहर है उस भूकंप का जो 6 फरवरी की सुबह 4:17 पर आया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आफ्टर शॉक्स आए, जिस तरीके से लगातार झटके आते रहे, उसने इस तरीके से कई इमारतों को झकझोर कर रख दिया, उन्हें चकनाचूर कर दिया। और इस तरीके से यहाँ पर कई बड़े बड़े अपार्टमेंट, कई बड़ी बड़ी इमारतें और छोटे घर भी आप देखिए कि उस तरीके से वहाँ सामने भी जो है वो घर इस तरीके से गिरा हुआ है, जिसकी छत पूरी तरीके से नीचे ढह गई है। और आप देखें कि अपने घर को छोड़कर भी, एक घर जहां है उसके बाद भी घर से बाहर टेंट में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। ये घर हालांकि सुरक्षित है, लेकिन यहां पर लोग टेंट के अंदर रहने को मजबूर हैं। और जैसे ही राहत सामग्री आती है, यहाँ पर लोग राहत सामग्री लेने के लिए पहुँच जाते हैं। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो राहत सामग्री लोगों को दे रहे हैं और लोग टेंटों में रह रहे हैं, छोटे छोटे अपने बच्चों के साथ में रह रहे हैं। और जो घर सुरक्षित हैं वहाँ पर भी लोग फिलहाल घरों में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी समस्या इसी चीज़ को लेकर है कि यहाँ पर झटके अभी भी आते हैं, लगातार आ रहे हैं। और वो आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला है वो लोगों के अंदर दहशत जो है वो पैदा कर रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर घरों के बाहर भी इस तरीके से जो टेंट हैं वो बनाकर लोग रह रहे हैं। और फिलहाल ज़िंदगियों को समेटने की, उन्हें बचाने की जो कोशिश है, जो जद्दोजहद है, वो तुर्की के इस भूकंप प्रभावित इलाके के अंदर लगातार हर कदम पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, नूरदागी, तुर्की, एबीपी न्यूज़। ये तस्वीर विध्वंस की है, विनाश की है, तबाही की तस्वीर है, जो तुर्की के भूकंप प्रभावित नूरदागी इलाके में लगभग हर नुक्कड़ पर, हर मोड़ पर देखने को मिल जाएगी। जिस इमारत के मलबे पर मैं इस समय खड़ा हूँ, किसी समय में ये इमारत करीब 5 मंजिला इमारत हुआ करती थी, जहाँ पर लोगों ने बड़े अरमानों से अपने घर बसाए थे, अपने घर सजाए थे। लेकिन आज ये तमाम बिखरा हुआ सामान जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर कई लोगों की जान गई है, कई लोगों को अभी भी ढूंढने की कोशिशें हो रही हैं। जो खोजी दस्ते हैं, ये जो रेस्क्यू टीम्स हैं, ये कोशिश अभी भी कर रहे हैं इसके अंदर कि इस मलबे के नीचे कहीं कोई दबा तो नहीं है, कहीं कोई शख्स अभी भी यहाँ पर जिंदा तो नहीं है, कहीं कोई शख्स जिसे बचाया जा सकता हो। ये तमाम कोशिशें चल रही हैं लगातार। ये जो तमाम टीमें हैं ये यहाँ पर बड़ी मशीनों के साथ में, जो आयरन कटर्स हैं उनके साथ पहुँचे हैं। और आप देखिए कि उस जगह पर कई जो रेस्क्यू कर्मी हैं, कई जो बचाव कर्मी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मलबे के नीचे, खास तौर पर ये जो छत का हिस्सा नीचे आया होगा, उसके नीचे ये जो पूरी बिल्डिंग का एक फ्लैट का हिस्सा है, उसके नीचे कहीं कोई दबा हुआ शख्स तो नहीं रह गया है। इसे तोड़कर यहाँ तक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही उन सामानों को हटाने की कोशिश की जा रही है जिसके कारण रास्ता बाधित हो सके। जो रास्ता रुक रहा है, ये मलबे में तब्दील हो चुकी है पूरी बिल्डिंग इस समय में यहाँ पर। और ये जो है ताश के पत्तों की तरह, गत्ते की तरह इमारत नीचे आ गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये भूकंप होगा। और आसपास जितनी इमारतें नज़र आ रही हैं वहाँ पर हर जगह पे दरारें और जो टूटी हुई दीवारें हैं वो इस बात की गवाही देती हैं कि ये भीषण भूकंप जिस समय आया होगा उस समय क्या तबाही का मंजर इस इलाके के अंदर रहा होगा। और सुबह का वक्त जब लोगों को संभलने का मौका भी ना मिले, जब लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे हों, उस समय में भूकंप का ऐसा जलजला, इस तरीके की तबाही, वो जाहिर तौर पर कई जानों को लील लेती है। और कुछ ऐसा ही नूरदागी के इस इलाके चुकी हैं, उनका साजो सामान यहाँ पर सज चुका है, उनके कैंप्स यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं और वो मिशन के लिए रवाना भी हो चुकी हैं कई टीमें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंटिजेंट कमांडेंट गुरमिंदर सिंह जी हैं। सर, आप सबसे पहले तो बताइए कि यहाँ पर किस फोकस के साथ में एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है, क्या मिशन होगा और किस तरीके से आगे मिशन रोल आउट होगा? एनडीआरएफ इंडिया की 2 मीडियम यूसर टीम्स, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर नूरदाग में पहुंची हुई हैं। आज सुबह उन्होंने अपना कैंप एस्टेब्लिश कर लिया है। एक टीम कल रात से ही यहाँ पर है और अभी हमको 2 टास्क अलॉट हुए हैं। यहाँ पर 2 बिल्डिंग है, एक 8 मंजिला इमारत है जो ढह गई थी और दूसरी एक 3 मंजिली इमारत है। तो हमारी दोनों टीम्स यहाँ से लॉन्च हो गई हैं। उसके नाइन जो सर्च दस्ते के साथ साथ जो हमारा कैनाइन दस्ता भी गया हुआ है और हम अभी वेट कर रहे हैं वहाँ से रिस्पांस आने की। ऐसी संभावना है कि कुछ बताया गया है कि कुछ लाइव विक्टिम्स उसके अंदर ट्रैप्ड हैं। सर, ये जो सारा मिशन है, ये जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, टर्किश अथॉरिटीज़ हैं, उनके कोऑर्डिनेशन में आप लोग कर रहे हैं? कैसे आइडेंटिफाई हुई वो जगह जहाँ पर आप लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया? जी बिल्कुल, ये जो सारा जो ऑपरेशन है वो जो यहाँ की टर्किश गवर्नमेंट है उसके देखरेख में ही हो रहा है और हमारी जो दोनों इंडिया की जो टीम्स हैं उनकी टास्किंग भी वही कर रहे हैं। तो उन्हीं के तहत जो है हमने 2 जगह पर अपनी टीम्स जो है लॉन्च की हुई हैं।
सर हमने यहाँ पे देखा कि जो आपके लोग हैं, आपके जो ट्रूप्स हैं, वो लोगों को कंसोल भी कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक टास्किंग का हिस्सा होता है? लोग इस समय बहुत ट्रॉमा में हैं यहाँ पर। जी, आपने अभी देखा बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ट्रैप्ड हैं, अलाइव भी हो सकते हैं, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बिल्कुल ट्रॉमेटिक महसूस कर रहे हैं। अभी हम आपने देखा कि हमारी एक लेडी रेस्क्यूअर है, किस प्रकार से जो लेडी फैमिली मेम्बर्स है जो दुहाई लगा रहे हैं कि हमारे पास आके हमारे विक्टिम्स को, हमारे जो संभावना है जिनकी वो फंसे हो सकते हैं, उनको निकालने के लिए दुहाई लगा रहे थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो हमारे जो महिला रेस्क्यूअर्स हैं उनको सांत्वना दी है। तो ये तो एक ट्रॉमेटिक घड़ी है। जिस तरह से तबाही हुई है, बहुत सारी फैमिलीज अफेक्टेड हैं, बहुत सारी फैमिली डिस्प्लेस्ड हैं, और ये एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। सर हमने देखा था कि नेपाल में जब 2014-15 के अंदर भूकंप आया था, उस समय भी एनडीआरएफ की टीमें वहां डिप्लॉय हुई थी। काफ़ी लंबे समय तक एनडीआरएफ की टीमें वहां डिप्लॉयड रही थी। क्या माना जाए कि यहाँ भी जब तक मिशन पूरा नहीं होता, मैन एंड मशीन यहाँ मौजूद रहेंगी एनडीआरएफ की? एनडीआरएफ की टीम कब तक यहाँ पर डिप्लॉयड रहेंगी ये तो हम नहीं कह सकते। अदरवाइज़ जो हमारी टीम, जो मीडियम यूसा टीम, जो वो हमेशा 15 दिन काम करने के लिए सुसज्जित। हमारे पास 15 दिन तक लगातार यहाँ काम करने के लिए साजो सामान और खाद्य सामग्री है। उसके लिए हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है 15 दिनों तक। ये भी सेल्फ सस्टेन है। सर आखिरी सवाल ये कि जो 2 यूएसआर टीम जिनका आपने जिक्र किया, उनका अगर आप प्रोफाइल बता सकें, किस तरीके के रेस्क्यूअर्स उसमें शामिल हैं और किस तरीके के मशीन और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट आप लेकर आए हैं? बेसिकली इसके ये जो टीम होती है, इसके अंदर सर्च एंड रेस्क्यू स्क्वाड्स होते हैं, जिनके अंदर जो है सर्च कैपेबिलिटी है। तो जो सर्च होता है वो हम 3 तरीके से करते हैं। एक फिजिकल सर्च है, इसके अलावा टेक्निकल सर्च है। टेक्निकल सर्च भी 2 भागों में की जाती है। हमारे पास लाइफ डिटेक्टर्स हैं, और इसके साथ साथ जो कैनाइन सर्च स्क्वाड है वो बड़ी अच्छी बात है कि पहली बार जो कैनाइन स्क्वाड जो है वो इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बना इंडिया का। और दोनों जो कैनाइन स्क्वाड्स हैं वो हमारे अभी साइट पे, ऑपरेशन साइट पे गए हुए हैं। और इसके बाद हमारे जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं सारे मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। तो विक्टिम को देखते हुए कि किस प्रकार का उसको मेडिकल जो है ट्रीटमेंट चाहिए, वो देने में हमारे सारे के सारे सक्षम हैं। क्योंकि हम कोलैप्स स्ट्रक्चर को डील करते हैं, तो हमारे पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि अंदर जो विक्टिम है प्लस जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं, जब ये उस बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं तो बिल्डिंग सुरक्षित है। और अगर नहीं है तो हम बहुत सारी टेक्निक्स का, शोरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे रेस्क्यूअर्स जो है सुरक्षित रह सकें। सर एक आखिरी छोटा सा क्लैरिफिकेशन कि ये जब टीमें डिप्लॉय होती हैं, जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, तो क्या ये 24/7 कैपेबल होती हैं कैरी आउट करने के लिए? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मीडियम यूसा टीम एक साइट पर 24 घंटे काम कर सकती है लगातार 10 दिन तक। ये इसकी कैपेबिलिटी है हमारी। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से एनडीआरएफ के दस्ते तैयारी के साथ में पहुंचे हैं तुर्की की मदद के लिए, और यहां पर नूरदागी में लोग जिस तरीके से परेशानी के साथ गुहार लगा रहे हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर एनडीआरएफ की क्षमता, उसकी काबिलियत लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आएगी। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, नूरदागी, तुर्की, एबीपी न्यूज़। हटेगा तो हो सकता है कि यह आंकड़ा इससे कई गुना ज़्यादा हो, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर ज़िंदगियों को बचाने के लिए, उन्हें तलाशने के लिए अभी भी कोशिशें चल रही हैं, और साथ ही इस मलबे को हटाने की कोशिश चल रही है ताकि अगर कोई यहाँ पर फंसा हुआ हो तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बनाया जा सके। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक टीम जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। यहाँ पर सामान हटाया जा रहा है, और सामान हटाकर अंदर की तरफ अगर रास्ता बनता है और अंदर तक ये तलाश किया जा सकता है कि कहीं कोई है तो नहीं। देखिए आवाज देकर इस तरीके से आवाज दी जा रही है कि अगर कोई शख्स हो। देखिए हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं वहां तक जाकर। Sesimi duyan var mı? Var mı sesimi duyan? इमारत के अंदर कोई शख्स अगर दबा हुआ हो, अगर वो अभी भी आवाज़ सुन सकता हो, जवाब दे सकता हो, तो उसकी आवाज़ सुनने की जो कोशिश है वो लगातार इस समय ये तमाम जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं ये कर रहे हैं। और यहाँ पर इस मलबे को हटाकर, सामान को हटाकर जो लोगों को तलाशने की जो कोशिश है वो इस समय यहाँ पर हो रही है। और हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक एक ज़िंदगी जो बहुत कीमती होती है उसे बचाने के लिए हर कोशिश की जानी चाहिए। और इसीलिए जो तमाम रेस्क्यू की टीम्स हैं ये यहाँ लगी हुई हैं, और जो कोशिश हो रही है कि अगर ये जो
इमारत जो छत नीचे आई है, इसके नीचे जो कमरा रहा होगा, जो इलाका जो रहायशी जगह रही होगी, वहाँ तक पहुँच का रास्ता बन सके। इसके नीचे कितने लोग हैं रहते थे यहाँ पर, उस समय उनकी क्या स्थिति थी, लोगों को भागने का मौका मिला भी या नहीं मिला, ये बड़ा सवाल है। कितने लोग इसमें से बच पाए, कितने लोग इसके अंदर अभी भी फंसे हुए हैं, ये नहीं पता है। और इसीलिए ये जो तमाम जो टीमें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी जो क्रेन्स हैं, और आप ये जो मंजर देखें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से तबाही का तांडव इस पूरे इलाके के अंदर हुआ है। और तबाही के तांडव के बाद यहाँ जो कुछ नज़र आता है वो सिर्फ फ़िलहाल मलबा है, टूटे हुए अरमान हैं और बिखरी हुई ज़िंदगी है। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, नूरदागी, तुर्की, एबीपी न्यूज़। रेस्क्यू टीम को अभी यहाँ पर एक शव मिला है और उसे यहाँ से निकालने की कोशिश हो रही है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो लगातार इस बिल्डिंग के अंदर खोजी मिशन चला रही हैं। यहाँ पर जो भी लोग हों उन्हें यहाँ से निकाला जा सके, और इस तरीके से कंबल में लपेटकर उनको यहाँ से जिस शव को यहाँ से ले जाया जा रहा है। और आप देखिए कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला होगा। इस तरीके का मंजर जो है, इस तरीके की जो तबाही है वो यहाँ पर आई इस भूकंप के कारण। और आप देखिए कि इस तरीके से ले जाया जा रहा है और अभी भी ये जो तलाश का काम है ये इस मलबे के नीचे चल रहा है। लगातार कोशिश हो रही है कि जितने लोगों को निकाला जा सके इसमें से उन्हें निकाला जाए। और इस पूरे इलाके के अंदर आप देखें कि इन इमारतों के अंदर कितने लोग दबे होंगे, कितने लोग फंसे हुए हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बॉडी को फ़िलहाल कि वहाँ पर रखा जा रहा है ताकि और लोगों को भी निकाला जा सके। और इस तरीके से यहाँ पर अभी भी ये जो राहत की टीमें हैं फ़िलहाल यहाँ रास्ता बनाने की कोशिश है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है और इसके अंदर दाखिल होने की कोशिश देखिए अंदर तक जा रहे हैं। जो बचाव कर्मी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो बचाव के मिशन में लगे हुए हैं, वो इसके अंदर तक दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए कितना ये ख़तरनाक हो सकता है अगर ये इमारत अभी भी इस तरीके से कमज़ोर अगर है तो ऐसे में ये बहुत ख़तरनाक होता है। लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए कोशिश हो रही है कि अगर कोई फंसा हुआ है तो उसे यहाँ से निकाला जा सके, अगर वो जीवित नहीं है तो भी उसे यहाँ से निकाला जा सके। और यही जो तमाम कोशिश है ये यहाँ पर फ़िलहाल चल रही है। इस इमारत के अंदर ये नूरदागी शहर का एक बहुमंजिला इमारत थी जो कि ढह के यहाँ मलबे में तब्दील हो चुकी है। और कई लोग अलग अलग लेवल के ऊपर, क्योंकि आप देखिए ये हर एक जो स्लैब आप देख रहे हैं ये हर एक मंजिल थी, ये एक फ्लोर था और इस तरीके से भरभरा के ये पूरा फ्लोर नीचे आया है। कई मंजिला ये इमारत थी और ये तमाम फ्लोर जो हैं वो नीचे आ गए हैं और अब भी कोशिश हो रही है लोगों को बचाने की या उन्हें निकालने की। ये जो तमाम कोशिशें चल रही हैं जो आप